नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। और आज के वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है चर्चा करने हो गया वो है मीणा आंदोलन, जो कि हम जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत पढ़ रहे थे। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार मेरे चैनल्स पर आए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी बात, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं लाइव क्लासें भी लगाता हूं और लाइव क्लासें भी अभी कुछ दिन पहले मैंने लाइव क्लासें ही लगाई थी, लेकिन किसी कारण से मैंने वो बंद कर दी। अब मैं लाइव क्लासेस में केवल संडे को आया करूंगा, रविवार को आया करूंगा। और रविवार को जो लाइव क्लासेस में आऊंगा मैं, वो उसके अंदर आपको इतिहास के न्यू फैक्ट्स बताऊंगा। जैसा कि आप मेरे FB के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखते हो, मेरा एक फेसबुक अकाउंट है विनोद कश्यप के नाम से ही, आप उसे देखते हो। उस फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी मैं हिस्ट्री से संबंधित नई नई जानकारियां डालता रहता हूं, साथ ही साथ अच्छी अच्छी पिक्स डालता रहता हूं जिनके अंदर इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। वैसे ही जिक्र हम करेंगे संडे रविवार की क्लास के अंदर। इस रविवार को न करते हुए अगले रविवार से स्टार्ट करेंगे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ मैटर भी बनाना है, रीजन ये है। और अब बात करेंगे हम हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है मीणा आंदोलन, जो एक जनजातीय आंदोलन के रूप में लिया जाता है। जनजातीय आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम मीणा आंदोलन को पढ़ेंगे, मीणा जनजाति के द्वारा किए गए आंदोलन को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मीणा जनजाति के आंदोलन को पढ़ने से पहले दोस्तों मीणा जनजाति के बारे में बात करते हैं। ये मीणा जनजाति है क्या दोस्तों, और मीणा जनजाति का ये जो आंदोलन था ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था, किस कारण से हुआ, उन पर क्या कानून लगाए गए, ये कानून क्यों लगाए गए, इनके बारे में भी जिक्र करेंगे। और दोस्तों, आपने आज तक इस आंदोलन में केवल एक ही कानून का नाम पढ़ा होगा और वो पढ़ा है आपने जरायम पेशा कानून। लेकिन दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। मैं जरायम पेशा कानून से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत आने वाला जो कानून है उस कानून का नाम है दादर रखी कानून। याद रखिएगा दोस्तों, दादर रखी कानून, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको मैं वो जानकारी दे पाऊं जो वास्तविक रूप में आपको जल्दी से कहीं और प्राप्त नहीं होगी। तो दादर रखी कानून क्या था, किस तरह का था, कैसे था, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मीणा जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। मीणा जनजाति क्या है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, मीणा जनजाति जो है, मीणा जनजाति के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जयपुर जो आमेर कहलाता था, या जो आमेर का जो क्षेत्र है, जो बाद में आगे चलकर क्या कहलाया, जयपुर कहलाया, इस जयपुर क्षेत्र के ऊपर या इस आमेर क्षेत्र के ऊपर प्राचीन काल के अंदर मीणा जनजाति का अधिकार था। जो क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता था, ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, वो एक ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए याद रखिए, हमें सबसे पहले ये जानकारी लेनी है कि यहाँ हुआ क्या। यहाँ इस ढूंढाड़ नामक क्षेत्र के अंदर एक मीणा शासक रहा करता था जिसका नाम था आलन सिंह मीणा। दोस्तों याद रखिएगा, इस ढूंढाड़ क्षेत्र के ऊपर कछवा वंश के शासकों का अधिकार तो बाद में हुआ है। उससे पहले यहाँ पर जिस क्षेत्र को हम ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं, वर्तमान में हम जिस क्षेत्र को जयपुर कहते हैं, इसके ऊपर पहले मीणाओं का अधिकार था। मीणा जाति जो थी, मीणा जनजाति जो थी, ये एक बड़ी बहादुर जनजाति थी और अपने काम के प्रति बड़ी ही कर्तव्यनिष्ठ थी। सबसे बड़ी बात हम इसे ये कह सकते हैं कि ये जनजाति जो थी दबंग जनजाति थी, लेकिन भील भी दबंग थे। ये सभी जनजातियां दबंग थी, शायद यही रीजन था कि इसीलिए आप देखिए कि मीणा जनजाति को इतना अधिक महत्व प्रदान किया गया कि आमेर के कछवा शासकों के राज तिलक करने का अधिकार किनको प्राप्त था, मीणा जनजाति के लोगों को प्राप्त था। वैसे ही मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करने का अधिकार किनको प्राप्त था, भील जनजाति के लोगों को प्राप्त था। तो याद रखिए दोस्तों, मेवाड़ ने तो अपने राज चिन्ह में भी एक धनुष लिए हुए भील को दिखाया हुआ है और एक साइड में महाराणाओं का चित्र आता है। तो आप देखिए कितना अधिक महत्व था इनका, क्योंकि ये लोग दबंग जाति थी, ये वीर थे, ये बहादुर थे और अपने स्वामी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, स्वामी के प्रति वफादार थे। लेकिन इनके ऊपर किस तरह ये लोग अपने पेशे से या किस तरह ये लोग जो है वो बदल गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। हुआ ये कि आलन सिंह मीणा जो था उसका इस ढूंढाड़ क्षेत्र पर अधिकार था, मीणा जनजाति का ये शासक हुआ करता था। तो क्या हुआ कि एक दूल्हे राय नाम का शासक आया। उस दूल्हे राय ने क्या किया कि इस आलन सिंह मीणा के मुख्य क्षेत्र खोगंग पर अधिकार कर लिया।
या खोगंग पर आक्रमण किया और खोगंग पर आक्रमण कर कर आलम सिंह मीणा को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और ढूंढाड़ क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों यहाँ भी एक बहुत बड़ी कहानी आती है जिसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो ये आलम सिंह मीणा जो था ना, इस आलम सिंह मीणा ने दूल्हे राय को, जिसको आप धोला राय भी बोलते हो, आमेर के कछवा वंश का क्या है, ये संस्थापक भी है, दूल्हे राय धोला राय को अपना गोद लिया था और अपना पुत्र बनाया था। लेकिन कहते हैं कि यही दूल्हे राय जो था, जो यही धोला राय जो था, इसने क्या किया था कि बाद में आलम सिंह मीणा की हत्या कर दी थी और आलम सिंह मीणा की हत्या कर कर उसके संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार के अंदर क्या था, कर लिया था। तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा कि आलम सिंह मीणा को मारकर दूल्हे राय ने खोगंग पर अधिकार कर लिया। खोगंग पर अधिकार कर कर ढूंढाड़ पर कछवा वंश की क्या डाल दी थी, नींव डाल दी थी। और इस तरह मीणाओं का शासन जो था, मीणाओं का साम्राज्य जो था, वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि जब मीणाओं का साम्राज्य खत्म हो गया, मीणा जनजाति जो है वो राजा के रूप में नहीं रही, तो इसीलिए मीणा जनजाति जो है वो दो भागों में बट गई। तो याद रखिए दोस्तों, वो दो भाग कौन से थे। नंबर एक भाग मीणा जो थे वो बटे जमींदार मीणा के अंदर और दूसरे मीणा बटे चौकीदार मीणा के अंदर। ये दो प्रकार के इनके पेशे हो गए थे और शायद इसी वजह से ये दो प्रकार के भागों में बट गए थे, जिनमें एक थे जमींदार मीणा और एक थे चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जो है दोस्तों, ये किसान थे, इनके पास जमीन हुआ करती थी और जमीन पर ये खेती किया करते थे, इसीलिए इनको जमींदार मीणा के नाम से जाना गया। चौकीदार मीणा वो चौकीदार मीणा थे जो जिनको जिस तरह भीलों को मेवाड़ सरकार के द्वारा या मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा एक अधिकार प्रदान था कि वो लोग क्या कर सकते थे, बोलाई नामक कर ले सकते थे, वैसे ही चौकीदार मीणाओं को आमेर रियासत ने चौकीदारी के रूप में चौथ कर लेने का अधिकार प्रदान किया हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने इससे पीछे के वीडियो में भीलों के आंदोलन के अंदर आपको बताया था कि भीलों के आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। उस वीडियो को देखना न भूलें। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि जनजातियां जिनका अधिकार उन क्षेत्रों पर हुआ करता था, जब उनका अधिकार उनसे छीना गया तो उन लोगों को सुरक्षा कर के रूप में, रखवाली कर के रूप में, चौकीदारी कर के रूप में, बोलाई कर के रूप में और चौथ कर के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। ये अधिकार ही एक बताते हैं, ये अधिकार ही ये कहते हैं कि इनको वहां से पैसा लिया जा, वहां से ये अपनी आमदनी चला सकते थे। लेकिन हुआ ये कि उस समय के शासकों के द्वारा और अंग्रेजी सरकार के द्वारा और क्या किया गया, मेवाड़ सरकार, ये जो कछवा वंश के शासकों के द्वारा उनके ऊपर ये चौथ नामक कर जो है, जो ये लोगों से वसूल किया करते थे, इनको हटा दिया गया और साथ ही साथ इनके अधिकारों को सीमित करने का क्या किया गया, नियम बनाए गए, जिसके कारण मीणा जनजाति ने सिर्फ आंदोलन करने का क्या कर लिया, ठान लिया। अब मैं आपको जो बात और बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि लगभग मीणा जनजाति आंदोलन को शुरू किया जाता है तो वो लोग केवल मीणा जनजाति आंदोलन को केवल और केवल कहां से शुरू करते हैं कि ये बताया जाता है कि मीणाओं ने एक आंदोलन किया, जिस आंदोलन के अंतर्गत मीणा चौकीदार और जमींदार में बटे और आगे चलकर भारत सरकार के द्वारा एक कानून लगाया गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। लेकिन हम यहां नहीं आएंगे दोस्तों, इससे पहले हम शुरू से पढ़ेंगे ताकि आपको इस जनजातीय आंदोलन के बारे में, मीणा के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन के बारे में एक एक चीज की जानकारी हो जाए और इसको आप एक कहानीबद्ध क्या कर पाए, पढ़ पाए, इसको याद कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हम इसको आगे बात करते हैं, हुआ क्या था और किस तरह ये आंदोलन जो था उनके द्वारा किया गया और सबसे पहले ये कब किया गया, इसके बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों, मीणाओं ने सबसे पहले ये आंदोलन 1851 के अंदर किया था और 1851 के अंदर ये कहां किया था, उदयपुर रियासत की एक तहसील थी या उदयपुर रियासत के अंदर एक जागीर हुआ करती थी, जिस जागीर का नाम था जहाजपुर। याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1851 के अंदर क्या हुआ क्या था कि 1851 और 51 से जस्ट पहले अंग्रेजी सरकार के द्वारा, मेवाड़ सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा क्या किया गया था, कुछ सुधारवादी नीतियां लागू की गई थी, जिन नीतियों के अंतर्गत वो सुधार तो करना चाहते थे लेकिन उनके अंदर मीणाओं के बहुत से अधिकार छीन लिए गए थे और अनावश्यक रूप से उन पर कर लगा दिया गया था, उनसे लाख भाग ली जा रही थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था। यही रीजन था कि जहाजपुर परगने के मीणाओं ने 1851 में, याद रखिए दोस्तों, जहाजपुर परगने के मीणाओं ने 1851 में सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत के
खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। और यही रीजन था कि वहां पर महाराणा के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा, जहां जो बता रहा हूं जाजपुर परगने के अंदर मेवाड़ के महाराणा के द्वारा वहां पर एक नवनियुक्त हाकिम की नियुक्ति की गई, एक नवनियुक्त हाकिम रखा गया। उस हाकिम का नाम था मेहता रघुनाथ सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहता रघुनाथ सिंह। मेवाड़ के महाराणाओं ने सन 1851 के पास एक नवनियुक्त हाकिम को रखा गया जिसका नाम मेहता रघुनाथ सिंह था। उसको एक कार्य सौंपा गया कि आप मीणाओं से हर प्रकार का कर वसूलें और उनके अधिकारों को सीमित कर दें। हुआ कि यही कि इस मेहता ने, रघुनाथ सिंह ने बड़ी ही दुर्दशा से, बड़ी ही मतलब बेरहमी से मीणाओं से ये कर वसूलने लगा, उन्हें परेशान करने लगा, धन वसूली करने लगा, जिसके कारण मीणाओं को एक उपद्रव करना पड़ा या एक आंदोलन करना पड़ा या उनको ये रास्ता चुनना पड़ा। वरना मीणा जनजाति जो थी बड़ी बहादुर, दबंग और बड़ी ही वीर जनजाति थी, वीर जाति के लोग थे और इसीलिए ये लोग जो थे अपने महाराजाओं के वफादार भी हुआ करते थे। अब हुआ ये दोस्तों कि महाराणा ने, बाद में महाराणा को ये पता लगा कि मेहता रघुनाथ सिंह जो है उससे मीणा जनजाति के लोग जो है वो बड़े परेशान हैं और वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है और उनके द्वारा किए गए विद्रोह को वो दबा नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मेहता रघुनाथ सिंह की नियुक्ति को हटा दिया गया और मेहता रघुनाथ सिंह की नियुक्ति की जगह पर मेहता अजीत सिंह को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये मेहता एक पद है, ये कोई जाति नहीं है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये एक मतलब है ना, ये कह सकते हो उपाधि है। मेहता अजीत सिंह को नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह की जगह पर मेहता अजीत सिंह को नियुक्त किया गया और कहा गया कि तुम जाओ और जाकर मीणाओं के आंदोलन को दबाओ और दबाकर उनको समाप्त कर दो। दोस्तों यहाँ पर ये तो चलो एक अलग बात है कि इनकी नियुक्ति की गई या इनको नियुक्त किया गया आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन केवल इन लोगों को ही नियुक्त नहीं किया गया आंदोलन को दबाने के लिए, बल्कि उदयपुर की सेना ने, एक भील पलटन ने, ठीक है ना, एकलिंग जी की पलटन ने। याद रखिए दोस्तों, हम जानते हैं मेवाड़ क्या है, मेवाड़ के जो देवता हैं या मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता जो हैं उनको एकलिंग जी की देवता कहा जाता है। और आपको शायद पता हो या नहीं पता तो आपको एक चीज बता दूं कि उदयपुर की सेना के अंदर भील सेना भी हुआ करती थी, भील पलटन भी हुआ करती थी और एक साथ एक लिंग पलटन भी हुआ करती थी। और एक लिंग पलटन वहां का एजेंट टू गवर्नर जनरल जो एजीजी कहलाता है। आप जानते हो एजीजी जो है, हम बात कर रहे हैं 1851 के आसपास की। तो 1851 और 1857 की क्रांति के अंदर एजीजी कौन था हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट था। दोस्तों इसीलिए ये लोग इकट्ठे हुए, दोबारा बता रहा हूं कौन कौन, उदयपुर की सेना, दूसरी एकलिंग जी पलटन, भील पलटन, एजेंट टू गवर्नर जनरल, साथ ही मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, वह हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की सारी संयुक्त सेनाएं ये सब इकट्ठी हुई और इन सब सेनाओं ने इकट्ठे होकर 1854 के अंदर जाजपुर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया या जाजपुर के ऊपर अपनी चढ़ाई कर दी और जाजपुर जा पहुंचे। और कहते हैं कि जनवरी 1855 तक इन्होंने मीणाओं के आंदोलन को दबा दिया और लगभग संपूर्ण मीणाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों ये था मीणाओं का सबसे पहला किया जाने वाला आंदोलन। अभी वो आंदोलन नहीं है दोस्तों जिसके बारे में लगभग पढ़ाया जाता है, लेकिन ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट थी जिसको मैंने आपको बताया है। दोस्तों इस आंदोलन के साथ साथ मैं आपको थोड़े चित्रों के माध्यम से भी कुछ चीजें बताता रहूंगा, जिन चित्रों को मैं यहाँ दिखाता रहूंगा, जो भी इस मैटर से, इस चीज से संबंधित चित्र होंगे उन चित्रों को मैं बताता रहूंगा। तो यहाँ से आप उन चित्रों के माध्यम से भी वो जानकारी आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो के साथ पूर्ण रूप से बने रहिए। अभी आपको दादर की कानून के बारे में भी जानकारी लेनी है, तो इसलिए हम बात करेंगे आगे। तो दोस्तों इस तरह 1855 के आसपास मीणाओं को दबा दिया गया, मीणाओं के आंदोलन को दबा दिया गया और इस तरह उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा और आत्मसमर्पण करने के लिए वो बाध्य हो गए। दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जिसको आपको पढ़ना है, जिसको आपको याद रखना है, और वो है मीणा कॉपर्स। ठीक है, देखो इसको दोस्तों मीणा कॉपर्स भी बोलते हैं, वैसे तो कॉर्पस होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखते हैं तो CORPS कॉर्प्स होता है, लेकिन इसको कॉपर्स लिख देते हैं किताबें, यहीं पर इस तरह ही
इसकी वर्डिंग को लिखती हैं। तो मैं जो बता रहा था दोस्तों, मीणा जो सेना है या मीणा, जैसे आपने पढ़ा मेवाड़ के अंदर मेवाड़ भील कॉपर्स, ठीक है ना, वैसे ही यहां पर है मीणा कॉपर्स या मीणा कॉपर्स, ठीक है ना, या क्रॉप्स, ये याद रखिए दोस्तों। ये क्या है, ये क्या थी, जैसे वहां बनाई गई यहां कैसे बनाई गई। दोस्तों हुआ ये कि जब मीणाओं ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया तो अंग्रेजी सरकार, मेवाड़ सरकार ने सोचा कि कहीं भविष्य में मीणाओं के आंदोलन का सामना न करना पड़े, कहीं मीणा दोबारा इकट्ठे ना हो जाएं, कहीं मीणा हमारे विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन न कर दें। इसीलिए सन 1855 के अंदर, फरवरी 1855 के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1855 के अंदर जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़, याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित क्या है, कुछ ना सीमाओं पर स्थित क्या है, कुछ चौकियों का एक निशानदेही किया गया। उन्हें निशानदेही का मतलब एक बड़ा ही मतलब ना निशान लगाकर ये सोचा गया कि क्यों ना हम किसी प्रकार का एक क्या करें, एक दल बनाएं, एक इनको संगठित करें। तो इसीलिए अर्थात हम इसको एक वर्ड में कह सकते हैं, एक सैनिक छावनी के रूप में। तो कहते हैं कि इन लोगों ने मिलकर एक सेना तैयार की और सेना तैयार कर कर इन लोगों ने देवली नामक स्थान पर एक छावनी स्थापित कर दी, जिसको आप 1857 के अंदर देवली टोक की छावनी के रूप में जानते हो। देवली वो छावनी थी जो कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1854 के बाद 55 के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने फरवरी 15 1855 के अंदर इन रियासतों ने जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर क्या किया, एक सैनिक छावनी बनाने का निश्चय किया और उसी के चलते एक सैनिक छावनी बनाई गई जो कि देवली नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ये देवली नामक स्थान पर जो सैनिक छावनी स्थापित की गई थी, ये 1857 से लेकर दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा, 1857 से लेकर 1860 तक इस सैनिक छावनी का नाम 40वीं रेजिमेंट था। याद रखना, 40वीं देवली रेजिमेंट था दोस्तों। इसीलिए आप इसको 1857 के अंदर देवली की सैनिक छावनी के बारे में पढ़ते हो। याद रखिएगा दोस्तों, दोबारा बता देता हूं ये जानकारी ताकि आप इसको क्या कर पाए, अच्छी तरह लिख पाए, अच्छी तरह समझ पाए। इन लोगों ने मिलकर जगह जगह पर सैनिक छावनियां स्थापित करनी थी। इसी रीजन से क्या हुआ कि वहां पर 1857 से लेकर 1860 ईस्वी तक इसके मध्य इन सैनिक छावनियों का नाम 40वीं देवली रेजिमेंट या मीणा बटालियन के नाम से जाना जाता था। इनको याद रखिए दोस्तों, 40वीं देवली बटालियन, ठीक है, जिसको मीणा बटालियन भी कहा जाता था, जिसको देवली सैनिक छावनी के नाम से भी जाना जाता था, देवली रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता था, 40वीं देवली रेजिमेंट। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, 40वीं देवली रेजिमेंट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर दोस्तों, आगे की जानकारी को लेते हुए कि हुआ इस तरह समय बीतता गया। समय बीतने के साथ ही सन 1921 के अंदर इस सैनिक छावनी को देवली सैनिक छावनी का नाम बदल दिया गया और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को इसके अंदर मिला दिया गया। दोस्तों 40वीं देवली रेजिमेंट थी, इसके अंदर 43वीं रेजिमेंट और मिला दी गई। 40वीं और 43वीं रेजिमेंट को जब मिलाया गया तो वो सन था सन 1921 और 1921 में इन्होंने इन दोनों रेजिमेंटों को मिलाकर उसको नाम दिया मीणा कॉर्प्स या मीणा कॉपर्स। तो याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मीणा कॉपर्स के अंदर कौन कौन से सैनिक शामिल थे तो आप बोलोगे 40वीं देवली रेजिमेंट के और 43वीं क्या है 43वीं रेजिमेंट के, एरिनपुरा रेजिमेंट के। तो याद रखिएगा 43वीं तो कौन सी थी दोस्तों, एरिनपुरा रेजिमेंट और 40वीं कौन सी थी दोस्तों, देवली रेजिमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एरिनपुरा भी हमारी एक सैनिक छावनी थी जो पाली में पड़ती है और देवली भी हमारी एक सैनिक छावनी थी 1857 की क्रांति के अंदर जो कि टोक में पड़ती है। दोस्तों ये था मीणा आंदोलन का प्रारूप, ये था मीणा आंदोलन का आधार और अब होने वाला था मीणाओं के द्वारा किए जाने वाला एक वृहद रूप में आंदोलन। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार के द्वारा इन लोगों पर जुल्म किए जा रहे थे। इन लोगों को सबसे बड़ी बात, साथ ही साथ ये लोग समाज की मुख्य धारा से कट चुके थे और ये लोग जो थे इनके
स्तर के अंदर, आर्थिक स्तर के अंदर, इनके अंदर क्या हुई थी, बहुत बड़ी कमी आई थी, जिसके कारण ये समाज से कटने लगे और इनके अंदर एक अपराध प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। उस अपराध प्रवृत्ति को समझने के लिए हम इनके उस आंदोलन के बारे में समझेंगे जो कि सबसे प्रमुख, सबसे विख्यात आंदोलन है, सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के साथ आप सभी बने रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको और ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको देता रहूं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि मीणा जनजाति जो है वो दो भागों में बट गई थी। दो भागों में क्या बट गई थी, एक थे चौकीदार मीणा और एक थे कौन से मीणा, जमींदार मीणा। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों कुछ कानूनों के बारे में। लेकिन उस कानूनों को बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी जो सरकार थी ना, उसने सुधारों के बहाने मीणाओं के स्वतंत्र जीवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। और उनके स्वतंत्र जीवन के चलते, जिसके चलते मीणा जो लोग थे वो अंदर ही अंदर क्रोधित हो गए थे, रोष व्यक्त होने लगे थे। और यहां तक कि जब उनका आमदनी का जरिया जो था, चौथ नामक जो कर था, वो उनसे छीन लिया, तो उन्होंने चोरियां करनी शुरू कर दी, डकैतियां शुरू कर दी। ठीक है ना, ये रीजन था जिसके कारण वो इस तरह आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर आ गए थे। वैसे दोस्तों आपराधिक प्रवृत्ति ने इनमें एक जन्म लिया था, न कि ये बचपन से अपराधी थे, बल्कि इनकी एक सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार के गलत नियमों के कारण, इन पर किए जाने वाले अत्याचारों के कारण इन लोगों ने इस तरह के पेशे को अपनाया था। वरना मीणा जनजाति का रुतबा, उसका वर्चस्व आप यहां से लगा सकते हो कि आमेर के कछवा शासकों का राज तिलक मीणा जनजाति के लोग किया करते थे। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि ये जनजाति किस तरह दबंग रही होगी, शूरवीर रही होगी, बहादुर रही होगी। चलिए दोस्तों, हम मीणा जनजाति के बारे में बात करते हुए आगे बात करते हैं। हुआ ये कि जब इस तरह इन लोगों के अंदर एक आपराधिक प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया, तो इसी रीजन से क्या हुआ कि ये लोग चोरियां डकैतियां करने लगे और मतलब क्या इस तरह आमेर के अंदर ये घटनाएं अधिक बढ़ने लगी। जब इस बात का पता आमेर सरकार को लगा, जयपुर सरकार को लगा, अंग्रेजी सरकार को इस बात का पता लगा, तो उन्होंने ये नियम लगा दिया कि अब से अगर कोई भी डकैती होगी तो उस डकैती का हर्जाना जो है वो मीणा चौकीदारों से लिया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर कमियां किसकी थी, गलती किसकी थी, चौकीदारों की। क्योंकि चौकीदार लोग चौकीदारी करते थे तो डकैती होनी नहीं चाहिए, चोरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब आप एक बात सोचो, मान लो आप एक बात कर, आप बागड़ी में बात कर ले, आप एक मान लो अगर अपना कोई आसा पासा कोई चोरी हो जाए, आज के टाइम में तो ठंड है, अगर अपनो चौकीदार आदमी डेली आवे और जी दिन चोरी होड़ी होवे, ठीक है नहीं, वो भी दिन भी आएड़ो हुआ है, तो ठंड है, सारू पहले पुलिस जो है किन पकड़ेगी, चौकीदार ने कि तू बता भाई चोरी हुई और तू पैरो दे, क्यों दे भाई तू, अगर तू पैरो दे तो मतलब सारू पहले तू बांग सा मिलड़ है, क्योंकि यहाँ चोरी कर कौन सके। भाई रीजन है दोस्तों कि आमेर में चोरी की और डकैती की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही थी, इसके अंदर चौकीदार मीणाओं का कसूर माना गया, क्योंकि वो लोग चौकीदारी करते थे, उसके बावजूद ये घटनाएं बढ़ रही थी। ये रीजन था जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने यह नियम लगा दिया कि अब से अगर कोई भी चोरी होगी तो उसका हर्जाना जो है वो किससे लिया जाएगा, चौकीदार मीणाओं से लिया जाएगा। यही रीजन था जिनके कारण चौकीदार मीणाओं के अंतर्गत अंदर और आपराधिक प्रवृत्ति ने जन्म लिया और उनको लगा कि जब हर्जाना हमें देना है तो 1 लाख की चोरी करते हैं, 10,000 रुपए हर्जाना दे देंगे, दिक्कत क्या है। और इस तरह आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगी, जिसके कारण भारत सरकार ने सर्वप्रथम, याद रखिए दोस्तों मैं किस सरकार की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की, न कि मैं राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं उस वक्त, अर्थात राजपूताना सरकार की बात कर रहा हूं, आमेर जयपुर रियासत की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने सन 1924 के अंदर एक कानून निकाला, जिस कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। याद रखिए दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सन 1924 के अंदर भारत सरकार ने एक कानून निकालकर एक एक्ट पारित किया। इसके तहत मीणा जनजाति को जरायम जाति मान लिया गया। दोस्तों केवल मीणा जनजाति को जरायम नहीं माना गया। जरायम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जरायम का मतलब होता है जन्मजात अपराधी। शॉर्टकट शब्दों में समझा देता हूं कि अगर किसी भी जनजाति को जरायम पेशे के अंतर्गत लिया जाएगा तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि वो जनजाति जो है वो जन्मजाति अपराधी है, अर्थात उनके अंतर्गत होने वाले लोग जो हैं वो जन्म से ही अपराध करने लग जाते हैं। और आप जानते हो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराध नहीं करता है। अपराध परिस्थितियां, अपराध जो है वो क्या है,
एक समय की डिमांड जो है उसके तहत होता है, और कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो स्वयं नहीं बनते हैं, बल्कि उनको परिस्थितियां उनको इस पेशे में डाल देती हैं। और यही रीजन था कि मीणाओं की परिस्थितियां जो थी वो बड़ी ही क्या थी, वो विकट हो चुकी थी, जिसके कारण 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट निकाला, जिसके अंतर्गत 1924 में जब उनको मीणा जनजाति को जरायम पेशा मान लिया गया, जरायम जाति मान लिया गया, जरायम पेशा की जगह याद रखना क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो भारत सरकार ने लागू किया था, इसके अंदर मीणा जाति को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, मीणा जाति को जरायम जाति माना गया कि भी ये तो ऐसी जाति है जो जन्म जात क्या करती है, अपराध करती है, तो जरायम जाति माना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपको आसपास बड़ा ही सुनने को नहीं मिलेगा कभी भी, ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए याद रखिएगा। अब मुद्दा यह है कि ये कानून तो लागू किए किसने, भारत सरकार ने, लेकिन मुद्दा यह है कि हम जो आंदोलन पढ़ रहे हैं वो किन क्षेत्रों का आंदोलन पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, हम मीणा आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो मीणा आंदोलन जो है वो किन क्षेत्रों में हुए थे मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। नंबर 1 क्षेत्र था जयपुर, नंबर 2 क्षेत्र था करौली, नंबर 3 क्षेत्र था सवाई माधोपुर। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग केवल क्या है जयपुर के ही बारे में जानते हैं, हमें किताबें जो है, गाइडें जो है, टीचर्स जो है वो केवल जयपुर के बारे में ही बताती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सीकर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों के अंदर प्रॉपर रूप से मीणाओं के द्वारा जो क्या किए गए थे, आंदोलन किए गए थे। इसीलिए आपको याद होगा कि सीकर के अंदर, बागावास के अंदर भी और सीकर के अंदर जैन मुनि मग्न सागर ने भी एक वृहद सम्मेलन किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि ये सीकर से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ पर भी मीणाओं ने आंदोलन किए थे। दोस्तों चलिए आइए हम बात करेंगे आगे की कि इनको जरायम जाति मान लिया गया। अब अगर इनको यदि जरायम जाति मान लिया गया है तो राजस्थान सरकार क्या करेगी, यहां पर याद रखना दोस्तों 1924 में ही राजस्थान सरकार ने, जब भारत सरकार ने यह नियम लागू किया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और मीणा जनजाति को उसके अंदर रखा, तब भारत सरकार ने 1924 के जयपुर सरकार ने, दोस्तों याद रखिएगा, तब जयपुर सरकार ने 1924 में अपनी रियासत के अंदर दादर रखी कानून लागू किया। दोस्तों याद रखिएगा दादर रखी कानून, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही स्टार लगाकर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दादर रखी कानून क्या है दोस्तों? 1924 में जयपुर सरकार ने इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को या मीणा जनजाति को जरायम जाति मानते हुए अपने क्षेत्र के अंदर एक दादर रखी कानून लागू किया, और ये दादर रखी कानून लगा केवल चौकीदार मीणाओं पर। ये याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौकीदार मीणाओं पर। इसीलिए 1924 के अंदर जयपुर सरकार के द्वारा एक दादर रखी कानून लगाया गया जो केवल मीणाओं पर लगा था, और वो भी किन मीणाओं पर? चौकीदार मीणाओं पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस चीज को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लिए। अब आप सोचोगे ये दादर रखी कानून क्या है सर? दादर रखी कानून ये था कि केवल चौकीदार मीणा जो है, वो चौकीदार मीणा जिनमें केवल पुरुष आते हैं, दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चौकीदार मीणा जो कि पुरुष हैं, उन पुरुषों को क्या करना पड़ेगा? अपने नजदीकी थाने में जाकर सुबह और शाम रोजाना हाजिरी लगानी पड़ेगी। ये था दादर रखी कानून, जो कि केवल और केवल किन पर लगा? चौकीदार मीणाओं के पुरुषों पर लगा। ये भी याद रखिए दोस्तों, जो जयपुर सरकार के द्वारा लागू किया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि भी आप चौकीदार मीणाओं को अपने नजदीकी स्टेशन के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर जाकर सुबह और शाम को क्या करना पड़ेगी? दोनों टाइम जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब समय बीतने लगा और इसी के विरोध में मीणाओं ने आंदोलन करना शुरू किया। इसी के विरोध में मीणाओं ने, ठीक है ना, क्या करना शुरू किया? आंदोलन करना शुरू किया। और समय बीतते बीतते समय आ गया सन 1930 का। क्यों आ गया दोस्तों? क्योंकि मीणा जनजाति आंदोलन जरूर कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि चोरी और डकैती की वारदातें रुक नहीं रही थी, लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण से जयपुर सरकार बड़ी परेशान हो गई, और जयपुर सरकार जो थी उसने एक निर्णय लिया, और जयपुर सरकार ने सन 1930 में एक निर्णय लेते हुए जयपुर राज्य में उसने जरायम पेशा कानून लागू कर दिया। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर दादर रखी कानून लागू हुआ था 1924 में, ये याद रखना। और 1930 के अंदर उसने जरायम पेशा मीणा जनजाति को मानते हुए जरायम पेशा कानून को सख्ती से लागू किया। यहां सख्ती से नहीं है, ये दादर रखी कानून है, इसको भी जरायम पेशा बोलते हैं दोस्तों। दादर रखी कानून को ही जरायम पेशा बोलते हैं, जरायम पेशा को ही दादर रखी। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये दादर रखी था तब केवल चौकीदार मीणाओं पर कर लगता था,
लेकिन जब ये जरायम पेशा कानून बना तब चौकीदार मीणाओं पर नहीं बल्कि समस्त मीणाओं पर लगा। ये याद रखना दोस्तों, जरायम पेशा बना तब मीणाओं को जब जरायम पेशा मान लिया गया जयपुर के अंदर, तो जयपुर के अंदर इस कानून को कठोरता से लागू किया गया और ये कहा गया कि केवल चौकीदार मीणा नहीं बल्कि इसमें समस्त मीणा है जो है वो 12 वर्ष से अधिक जितने भी मीणा जनजाति के लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो सब के सब लोग नजदीकी थाने में जाकर रोजाना सुबह और शाम हाजिरी लगाएंगे। ये था जरायम पेशा कानून सन 1930 राज्य सरकार का या जयपुर सरकार का। याद रखिए दोस्तों, 1924 में दादरकी कानून था जो केवल चौकीदार मीणाओं पर लगा था। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी ये सिस्टम नहीं था कि भी समस्त स्त्री पुरुष जाएंगे, उसमें केवल चौकीदार मीणा जाएंगे जो चौकीदारी का काम करते हैं। लेकिन 1930 में मीणा जनजाति को जरायम पेशा मान लिया गया जयपुर सरकार ने और कठोरता से नियमों को पालन करते हुए समस्त मीणा जाति पर यह कानून लगा दिया। और इसी रीजन से क्या हुआ कि जब समस्त मीणाओं पर यह कानून लगा तो जिसके कारण क्या हुआ कि इस समाज के कुछ पढ़े लिखे, कुछ प्रभुत्वशाली लोग थे, कुछ समझदार लोग थे, उन लोगों ने इस जुल्मों के विरुद्ध आवाज उठाने का क्या किया, निश्चय किया, जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं। दोस्तों जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं बड़ी मेहनत करता हूं आपके लिए और कुछ यहाँ वहां से 2-4 किताबें पढ़कर आपके लिए फैक्ट निकाल कर लाता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरा हौसला यूं ही बढ़ाते रहेंगे और मेरे वीडियोस के साथ, मेरे चैनल के साथ यूं ही बने रहेंगे और इस चैनल को आप अपने दोस्तों में, मित्रों में भी जरूर शेयर करें दोस्तों और जरूर इसको आगे सेंड करें। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे आगे इसके बारे में, मीणा जनजाति के बारे में। मीणा जनजाति के बारे में बात करते हुए हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि मीणा जनजाति के बाद कुछ प्रभुत्वशाली लोग, कुछ समझदार लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग जो मीणाओं के अंतर्गत थे, उन्होंने इस आंदोलन के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास किया। इन्होंने इसका विरोध किया कि ये गलत है भाई, आप सभी लोगों को एक साथ कैसे ले सकते हो, जो अपराध करते हैं उनको आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जो अपराध नहीं करते हैं उनको भी आप लगातार थाने में बुलवाते हो, उनको जरायम पेशा मान लिया गया। इसी के चलते कुछ लोग सामने आए जिन लोगों में, उनमें सबसे पहला नाम आता है छोटू राम जरवाल। ये याद रखना दोस्तों, ये सब के सब मीणा जनजाति के लोग हैं दोस्तों, ये इनकी कास्ट मान सकते हो, जरवाल, ये सब मीणा जनजाति के। इसमें एक व्यक्ति आते हैं महादेव राम पाबड़ी, पूरा नाम इनका महादेव राम पाबड़ी है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है जवाहर राम मीणा, ठीक है दोस्तों, जवाहर राम मीणा, महादेव राम पाबड़ी। ये जो लोग थे दोस्तों, इन लोगों ने इकट्ठे होकर जयपुर सरकार का विरोध किया और विरोध करते हुए सन 1930 के अंदर ही, याद रखिए दोस्तों, जयपुर सरकार का विरोध किया क्योंकि जयपुर सरकार ने कानून कब लागू किया जरायम पेशा, 1930 के अंदर, जयपुर राज्य सरकार ने। तो इसलिए 1930 के अंदर इन्होंने विरोध करते हुए एक संस्था का निर्माण किया जिस संस्था को कहा जाता है मीणा सुधार समिति या मीणा जाति, ठीक है ना, सुधार कमेटी, मीणा जाति सुधार समिति या कमेटी, ठीक है दोस्तों, समिति या कमेटी, मीणा जाति सुधार समिति या कमेटी का गठन किया, ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य केवल क्या था, इसका उद्देश्य था कि मीणा जनजाति के अंदर फैली कुरीतियों को समाप्त करना, उनके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उनके जीवन स्तर को सुधारना। जब उनके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा, फैली कुरीतियां जो है वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक वो लोग समझने लगेंगे और ऑटोमेटिक जो थोड़े बहुत मीणा जनजाति के लोग अत्याचार के अंदर या मीणा जनजाति के लोग चोरी डकैती लूटपाट के अंदर शामिल है, वो भी उन्हें छोड़ देंगे, जिससे अपने आप सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को उनका जो ये कानून है वो रद्द करना पड़ेगा। और इसी के चलते इन्होंने इस सुधार समिति का गठन किया। लेकिन दोस्तों ये सुधार समिति ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और क्या हुआ कि उसके बाद समय फिर बदलने के साथ ही समय आ गया सन 1933 का। 1933 के समय के साथ ही वहां पर 1933 के अंदर क्या हुआ कि इस सभा का नाम बदल कर एक नई सभा का गठन किया गया जिसका नाम था मीणा क्षेत्रीय महासभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा। क्योंकि ये जो मीणा जाति सुधार समिति जो थी, जो कि इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी, ये अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पा रही थी और बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पा रही थी। इसीलिए 1933 में दोबारा एक मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई।
लेकिन कहते हैं कि इस संस्था का भी विघटन जयपुर रियासत ने कर दिया। आमेर रियासत ने इस संस्था का भी विघटन कर दिया, इसको गैर कानूनी मान लिया गया और इसको समाप्त कर दिया गया। इसी के चलते अब मीणाओं का एक वृहद सम्मेलन करने का निश्चय कर लिया। मीणाओं ने कहा कि इस तरह तो जयपुर सरकार हमें विरोध भी नहीं करने देगी और हम लोग मिलकर आपस में उनका क्या नहीं कर पाएंगे, सामना भी नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, हम लोगों को इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। और इसीलिए मीणाओं ने एक वृहद सम्मेलन करने का निश्चय किया, वृहद सम्मेलन। और ये मीणाओं का जो ये वृहद सम्मेलन जो था ये करने का निश्चय किया किन्होंने, मीणाओं के मुख्य गुरु जिनका नाम था जैन मुनि मग्न सागर। जैन मुनि मग्न सागर की अध्यक्षता में मीणाओं ने 7 अप्रैल 1944 को, दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, 7 अप्रैल सन 1944, 7 अप्रैल सन 1944 को एक क्षेत्र पड़ता है नीम का थाना। नीम का थाना जो कहां पड़ता है दोस्तों, सीकर के अंदर। नीम का थाना नामक क्षेत्र में एक बहुत बड़े सम्मेलन का बुलाने का निश्चय कर लिया मीणाओं का, जिसकी अध्यक्षता मैंने अभी बताई आपको जैन मुनि मग्न सागर ने की। जैन मुनि मग्न सागर ने, इन्हीं ने ये सम्मेलन आयोजित किया था दोस्तों। इन्हीं ने ये सम्मेलन आयोजित कर समस्त मीणाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा कर जयपुर सरकार के विरुद्ध, ठीक है ना, अपने जयपुर सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय कर लिया। और इन्होंने यहीं पर इसी वृहद सम्मेलन में, जो कि नीम का थाना के अंदर हुआ था, इसी वृहद सम्मेलन के अंदर इन्होंने एक संस्था बनाई, जिस संस्था को नाम दिया गया जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। आपको केवल ये नाम याद रखना है दोस्तों, मीणा जाति सुधार समिति, और इसके आगे केवल एक वर्ड लगाना और वो वर्ड है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का वृहद सम्मेलन के अंदर गठन किया गया और इस वृहद सम्मेलन में गठन करते हुए इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष जो था वो बंशीधर शर्मा को बनाया गया। याद रखिए दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बंशीधर शर्मा, ठीक है ना, एक अध्यक्ष बनाया गया। जो अध्यक्ष कौन था जयपुर राज्य का, बंशीधर शर्मा। जो इस संस्था का अध्यक्ष था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, याद रखिएगा, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो अध्यक्ष था वो बंशीधर शर्मा था और इसके जो मंत्री थे वो राजेंद्र कुमार थे, जिनको अजय के नाम से भी जाना जाता है, अजय के नाम से भी पुकारा गया है। तो इन लोगों ने इस संस्था की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इस तरह ये जो आंदोलन है वो आगे तक बढ़ने लगा। और इसी तरह समय बीतने के साथ ही सन 1940 के अंदर एक वृहद सम्मेलन और किया गया जो 28 अक्टूबर 1946 को हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह एक सम्मेलन और हुआ जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, यहां थोड़ा साफ कर देता हूं। ये अब मीणाओं का दूसरा सम्मेलन होने वाला था दोस्तों। ये जो सम्मेलन था, पहला सम्मेलन कब हुआ, अप्रैल 1944 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो सम्मेलन हुआ, इसी तरह का जो दूसरा सम्मेलन होने वाला था वो हुआ 28 अक्टूबर सन 1940 को, 28 अक्टूबर सन 1940 को। और ये कहां हुआ, ये भी सीकर के अंदर हुआ, लेकिन सीकर के कौन से क्षेत्र में हुआ, बागावास। याद रखिए दोस्तों, सीकर के बागावास के अंदर 28 अक्टूबर 1940 को एक आंदोलन हुआ, एक मतलब ना फिर बैठक बुलाई गई। और यहां पर कहते हैं कि जयपुर के मीणाओं ने इस दिन 28 अक्टूबर 1940 को मुक्ति दिवस बनाया। इस दिन क्या बनाया इन्होंने, मुक्ति दिवस बनाया। इसीलिए मीणा जनजाति के अंतर्गत 28 अक्टूबर 1940 अर्थात 28 अक्टूबर का दिन जो है जयपुर के मीणाओं के लिए मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी याद रखिए दोस्तों, वो बनाया जाता था क्योंकि इस वक्त तो आप भी जानते हो कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के अंदर सभी जनजातियों को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, जिसको आरक्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि उनका हक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 28 अक्टूबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जयपुर के मीणाओं के लिए मुक्ति दिवस कब है, 28 अक्टूबर। मुक्ति दिवस कब है, 28 अक्टूबर। कहते हैं सरकार पर बड़ा दबाव पड़ा,
सभी रियासतों के जो मतलब ना मीणा जो थे, सभी जो आसपास के क्षेत्र के लोग जो थे उनका दबाव सरकार पर पड़ा, जिसके कारण सरकार को कुछ छूटें प्रदान करनी पड़ी। और कहते हैं कि जब सरकार पर दबाव पड़ा और उन्होंने कुछ छूटें प्रदान की तो कहते हैं कि मीणा लोग स्वयं खुश हुए और 1947 में हमारे देश को आजादी मिल गई। लेकिन दोस्तों ये वो आंदोलन था जो आजादी के बाद तक भी चलता रहा, क्योंकि जरायम कानून अभी तक खत्म नहीं किया गया था। आजादी के बाद भी जरायम कानून जो था वो चलता रहा और यही रीजन था जिसके कारण हमारे को इस जनजाति के लोगों को एक विशेष क्या करना पड़ा, उनको एक दर्जा देना पड़ा, विशेष क्या था उनके लिए एक विशेष स्थान रखना पड़ा संविधान के अंदर। और कहते हैं कि ये जो जरायम पेशा कानून है ये सन 1952 में जाकर खत्म हुआ। याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जरायम पेशा कानून जो है वो कब खत्म हुआ। सन 1952 में यह कानून खत्म हुआ, जिस कानून ने 28 वर्षों का लंबा संघर्ष किया था। 28 वर्षों का, क्योंकि आप जानते हो मैंने बताया था ये कानून सन 1924 में लागू हुआ था और ये कानून जाकर कब खत्म हुआ, 1952 में। तो आप समझदार हो, टोटल कितने वर्षों का सफर किया इस कानून ने, 28 वर्षों का सफर किया है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट कानून था, बड़ा इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि 28 वर्षों के बाद मजबूरन क्या है सरकार को, क्योंकि उस वक्त तो देश आजाद हो चुका था और हमारा देश एक जनतांत्रिक देश है जिसमें किसी भी, ठीक है ना, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, किसी भी वर्ग को, किसी भी समूह को परेशान नहीं किया जा सकता और उसे किसी भी तरह से जन्मजात अपराधी नहीं माना जा सकता। इसी जरायम पेशा कानून जो है सन 1952 में खत्म हुआ और ये बड़ा लंबा संघर्ष था इनका। दोस्तों आशा करता हूं ये आंदोलन आपको बहुत जबरदस्त समझ में आ गया होगा और बहुत मैंने मतलब मेहनत की है इस आंदोलन को समझाने के लिए और इसके फैक्ट्स को लाने के लिए। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ आंदोलन के बारे में बताता हूं जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। सन 1851 के अंदर जाजपुर जो रियासत है उदयपुर की, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ती है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जाजपुर जो है भीलवाड़ा में पड़ती है, ध्यान रखना। ये भीलवाड़ा जो है प्राचीन काल में मेवाड़ का हिस्सा था, अर्थात उदयपुर रियासत का हिस्सा था। 1851 में जाजपुर के मीणाओं ने आंदोलन किया था जो 1855 के अंदर दबा दिया गया था। उसके बाद मेवाड़ के एक क्षेत्र के अंदर आंदोलन हुआ था जो भी मीणाओं का था, जिसको लसोड़िया आंदोलन के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाए, जाजपुर आंदोलन, लसोड़िया आंदोलन, ये सब आंदोलन जो है मीणाओं का है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो संत माव जी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। किसने किया था? संत माव जी ने। संत माव जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। संत माव जी वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि बताइए किस संत के द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत माव जी के द्वारा की गई थी और इन संत माव जी ने ही मीणाओं के लासोड़िया आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहते हैं कि संत माव जी जो उपदेश दिया करते थे उन उपदेशों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, उनका संग्रह किया गया, जिसको बोला गया चोपड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? चोपड़ा, ठीक है, प्रेम चोपड़ा, बिया याद रखियो, प्रेम चोपड़ों को नहीं, उनके संग्रह को बोला जाता है चोपड़ा। संत माव जी बड़े ही मतलब ना, ये मान लो आप एक बहुत अच्छे संत थे संत माव जी, जिनके द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की भी स्थापना की गई थी। दोस्तों मीणाओं ने अपने जीवन में एक दबंग जाति होते हुए, बहादुर जाति होते हुए, ढूंढाड़ जैसे क्षेत्रों में अधिकार होते हुए उन क्षेत्रों को खो दिया। कछवा वंश के शासकों ने उनके राजा आलम सिंह मीणा की हत्या कर दी, अपने पुत्र को पुत्र बनाकर, उसके बाद उनकी हत्या कर अधिकार कर लिया। आप समझ सकते हो इन लोगों का जो रुतबा था वो अपने क्षेत्र में खत्म हो गया था, जिसके कारण ही इन्होंने इस तरह के कार्य करने शुरू कर दिए जो बाद में इनके लिए एक आंदोलन के रूप के अंदर आकर खड़े हो गए। आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।